हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ एक बार फिर से जीके मॉक टेस्ट का भाग 31वां लेकर। तो दोस्तों इसके पहले 30 भाग हमारे पूरे हो चुके हैं, तो आज भाग 31वां है। दोस्तों एक सूचना आप लोगों के लिए, आज मैंने मंथली करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी माह के करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनका वीडियो अपलोड किया हुआ है। वो भी तो अगर जिस किसी ने नहीं देखा हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूचना यही थी आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास यानी कि 31वां मॉक टेस्ट। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1922 में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग की थी? तो दोस्तों पूछा गया है हमसे कि सबसे पहले संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग किसने की थी? तो दोस्तों 1922 की बात है। उस समय राजनीति में सबसे ज़्यादा जागरूक अगर भारत की तरफ से कोई था तो वो थे तो बहुत से लोग जो प्रत्यक्ष राजनीति में यानी कि चुनाव वाली राजनीति, इस तरह की राजनीति में कौन था दोस्तों? पहली बात तो ऑप्शन ही देख लेते, महात्मा गांधी इस समय तक नहीं आएंगे, आ तो जाते हैं, कहने का मतलब जो मुख्य राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति की मुख्य धारा में, और अलग आंदोलन वगैरह में तो काम करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? स्वराज पार्टी। ठीक है दोस्तों, ये वाला फैक्ट भी याद रखना, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल है दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में अगर पूछा जाए आप लोगों से कि संघ की राजभाषा, दोस्तों नोट करना है यहाँ पे राजभाषा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, राजभाषा जरूर दिया गया है। तो संघ की राजभाषा का किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, उसमें भी क्या वर्णन है कि भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 343 हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और ये कौन से भाग में दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है? तो पूछा गया है दोस्तों कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है झींगा मछली के उत्पादन से, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? गुलाबी क्रांति। बिल्कुल आसान से हैं सवाल दोस्तों, आप लोग देख लो। टमाटर और मांस के उत्पादन से, बिल्कुल ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लाल क्रांति से संबंध होता है, इसके लिए लाल क्रांति चलाई गई थी। फिर अगला है फलों के उत्पादन से, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या है इसका आंसर? इंद्रधनुष क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फलों के उत्पादन से संबंध किसका है? सुनहरी क्रांति से। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे सिंचित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए भारत का सबसे सिंचित राज्य, अगर एवरेज वाइज पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर, तो पंजाब होता है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए किसके द्वारा होता है, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। पंजाब में अगर प्रतिशत कहीं पे पूछा जा रहा है तो नोट कर लेना आप लोग, 97% है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल है हमारा, मोपला जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से? मोपला जनजाति यानी कि मालाबार का तट किस राज्य पे है? तो बिल्कुल आसान हो जाता है अब दोस्तों, मोपला जनजाति का संबंध किससे होगा? केरल से। सवाल को या दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान भाषा में तोड़ के पढ़ा करो, बिल्कुल आसान हो जाएगा।
तो इसका मोपला जनजाति का संबंध केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है खसरा रोग निम्न में से कैसा रोग है? ये वायु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है, वायु के द्वारा फैलता है। देख लेते हैं। अच्छा, वायु जनित है, वायु जनित नहीं, वायु वाहक होगा। और फैलता किससे? वायरस से। इसमें क्या होता है? नाक का बहना, आंसू आना, बुखार, ये सब चीज़ें दोस्तों इसमें होती हैं खसरा रोग में। तो खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? और इसका नाम अगर पूछा जाए तो मारबेली वायरस, ये वायरस का नाम है। खसरा रोग का वायरस कौन होगा? मारबेली वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों ये सर्वप्रथम 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। और किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेंसले महोदय ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण दोस्तों मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि से, ठीक है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना दोस्तों। तो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों पूछा गया है कि जो भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 712 में। ठीक, एक चीज़ ये तो क्लियर हो गई हमारी। जब 712 में आक्रमण किसने किया था? थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, पढ़ा होगा आप लोगों ने 6वीं 7वीं क्लास में, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने जब उस पर आक्रमण किया 712 पर, सिंध पर, तो उस समय राजा कौन था? तो राजा दाहिर वहाँ का शासक था, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और एक किस वंश से था? मौर्यों का जो वंश चलता था उसी की शाखा थी ये मौर्य। तो देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है इसका, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य देश में पाया गया है? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख निम्न में से पूछा गया है कि थाईलैंड में नहीं पाया गया है, प्रचार जरूर करवाया है, फिलीपींस में नहीं है, उज्बेकिस्तान में भी नहीं है, तो कहाँ पे है दोस्तों? अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछा जाए आप लोगों से भाषा या लिपि पूछी जाए तो दोस्तों अफगानिस्तान, यानी कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भारत से बाहर जितने भी या जहाँ भी अभिलेख पाए गए हैं तो उनकी भाषा और लिपि अरमाइक व ग्रीक, बाकी सब अभिलेख भारत में हैं तो उनकी कौन सी लिपि होगी? ब्राह्मी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी अरमाइक और ग्रीक इसका आंसर होगा। अच्छा, देश पूछा है अफगानिस्तान, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक है? मुस्लिमों के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला अगर कोई नाम एक आता है तो दोस्तों वो है सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने ही मुस्लिमों के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। मुस्लिमों में फैली कुरीतियों को दूर करना, ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक या संस्थापक सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व यकृत यानी कि लीवर दिवस मनाया जाता है 14 मार्च, 30 मार्च, 13 अप्रैल। दोस्तों ये तीनों गलत हैं, इसका सही आंसर 19 अप्रैल। लोगों को लीवर के प्रति जागरूक रखने के लिए ये लीवर दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, लीवर की विशेषताएं बताने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 अप्रैल सही आंसर है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? किस सोशल मीडिया ऐप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च की है? दोस्तों ये बिल्कुल आसान भाषा में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च की है व्हाट्सएप ने, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि व्हाट्सएप। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला राज्य है? तो कौन सा है दोस्तों? हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। क्यों की गई थी ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में, दोस्तों बिल्कुल सरकार के ही शब्द बता रहा हूँ, कोविड-19 की
कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आयुष कवच कहाँ पे लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गेम चेंजर है? तो दोस्तों किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गेम चेंजर है? तो पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी कौन है इनमें से? शाहिद अफरीदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। अच्छा, यही है गेम चेंजर पुस्तक, ये शाहिद अफरीदी की फ़ोटो है। और हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए किसके साथ लिखी है, तो लिखिए वजाहत खान के साथ मिलके, या वजाहत खान ने इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी हैं। ये पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि ये 20 साल में जो क्रिकेट हुआ है उस दौरान कोई एक मूवमेंट चुना जाना था जिसको ये अवार्ड मिलना था। तो वो कौन सा मूवमेंट था दोस्तों, और किसने ये पुरस्कार जीता? तो पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर, और ये दिया गया था बर्लिन में। ठीक है दोस्तों, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। और प्रतिवर्ष दिया जाता है लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट। तो दोस्तों ये पुरस्कार इस मूवमेंट के लिए मिला था। हम लोग चित्र में देखते हैं। अब तो आप लोगों को याद आ गया होगा ये क्या है दोस्तों, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद इस वाले मूवमेंट को, जब सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाया जाता है, तब दिया गया था। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है। तो दोस्तों ये दक्षिण कोरियाई फिल्म है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है जिसका नाम है पैरासाइट। इस साल इसी ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरासाइट हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, ये पैरासाइट मूवी का पोस्टर है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों झारखंड में 74 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? अगर जगह का नाम पूछा जाए, झारखंड, राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड। नदी स्वर्णरेखा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्णरेखा नदी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उद्योग कौन सा था? तो दोस्तों 1854 ईस्वी में, कब? 1854 ईस्वी में भारत का पहला कोई बड़ा उद्योग खोला गया। तो ये कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। किसके द्वारा? KG डाबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई देख लिया है तो सूती वस्त्र उद्योग तो आ ही जाएगा आप लोगों को समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब कल का सवाल। कल आपसे पूछा गया था कि अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था, मतलब कब कराया गया था? ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों का आंसर होता था उसमें गुजरात विजय के उपरांत, यानी कि जब गुजरात में विजय के बाद जब अकबर लौटा तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब आज का सवाल आप लोगों के लिए क्या है। ये रहा आपका होमवर्क, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुयोजन किया गया है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में पूछा जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, इस तरह से सवाल पूछा गया है। ये सवाल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। और जवाब कहाँ देंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को फिर से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। और नोटिफिकेशन आज का क्या है? यही है कि आप लोगों की सूचना कि सुबह 5 बजे के आसपास जनवरी माह की करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो जिस किसी ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकता है आप। अगर दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर इसी समय दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।